हेलो एवरीवन, मैं कौशल, वेलकम नेक्स्ट अनदर वे। आज के वीडियो हम करने जा रहे हैं तुम्हारा चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री सिविक्स क्लास 10th आईसीएसई का ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अभी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म भैया क्या है? देखो, पहले में हमने पढ़ा था कि भाई लड़ाई होगी, ठीक है, रिवोल्ट हो गया। कैसे हुआ, क्या क्या वजह थी, पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, वीडियो देख सकते हो। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि भैया ये जो ग्रोथ हुई नेशनलिज्म की, ये क्यों हुई, ठीक है, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे। उसके बाद ये ग्रोथ होने के बाद कोई पॉलिटिकली भी कुछ हुआ क्या, और उनके फिर आगे चीज़ें हम एक दो पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो हमने लास्ट में पढ़ लिया था कि यार जो भी कुर्बानियाँ वगैरह हुई उससे नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, तो हम वो भी पढ़ेंगे। उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, सिर्फ वो एक कॉज थोड़ी था, उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, तो वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार नेशनलिज्म है क्या। देखो, ग्रोथ मतलब कोई चीज़ बढ़ना, ऑफ मतलब कि मतलब अंग्रेजी का शब्द है, वैसे तो मैं क्या मतलब समझाऊँ, ठीक है, प्रेपोजिशन। नेशनलिज्म होता है यार, पहले तो ऐसे माना जाता था कि नेशनलिज्म राजा के प्रति होता था, ठीक है, किंगडम के प्रति होता था। कोई ऐसा नहीं था ना कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती थी। ऐसा था कि यार एक जो राज्य, अखंड भारत जब होता था, ठीक है, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं, तब क्या होता था यार, जो भी राजा होता था वो पूरा रूल करता था, ठीक है। जो दिल्ली पे रूल करता था उसे मानता था कि वो मेजॉरिटी इंडिया पे रूल करता है। बट ऐसा तो नहीं था ना कि जो आज का इंडिया है, या फिर जब ब्रिटिशर्स आए थे जो तब पूरा इंडिया था, उन पूरे एरिया पे कोई एक ही एम्पायर रूल कर रही हो। नहीं, मुगल एम्पायर भी ऐसा नहीं था कि पूरे पे राज कर रही हो। कोई भी साउथ की एम्पायर ऐसी नहीं थी जो चोलास वगैरह तुमने 9th में पढ़ा कि वो पूरे पे रूल कर रही हो। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था यार। चंद्रगुप्त मौर्य जी वगैरह की जो एम्पायर थी, ठीक है, गुप्ता पीरियड या फिर गोल्डन पीरियड वगैरह, वो सब चीज़ें भी हम ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़े रीजन पे राज किया, बट नॉट पूरे रीजन पे राज किया, ठीक है। तो तब था कि बस राजा के प्रति लॉयल होना इस नेशनलिज्म। लेकिन उसका ना थोड़ा वास्ट मीनिंग है आज की डेट पे, और स्पेशली जब ये सब चीज़ें हो रही थी, जब ब्रिटिशर्स आए, इंडियंस को लगा कि यार ये कुछ गलत हो रहा है, तो नेशनलिज्म एक फीलिंग को कहते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं, सब वननेस। अब वो किन लोगों के वननेस जो कि एक जगह पे रह रहे हैं, और वो अपनी कोई या तो पॉलिटिकल या रिलीजियस या फिर कोई ऐसी हिस्ट्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सबने, अब देखो, ब्रिटिशर्स ना सबके प्रति इक्वली क्रूएल थे मेजॉरिटी केसेस में, तो इसलिए क्या हुआ कि सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए। तो सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए तो नेशनलिज्म की फीलिंग सब में आने लगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है नेशनलिज्म की। ऐसा डेफिनेशन वगैरह कमी आती है एग्जाम में, बट तुम्हें फैक्टर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले तो कौन सा फैक्टर है? इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन हुई उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसा बाबू, पैसा बाबू, पैसा, ठीक है, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तो पीजेंट्स। अब तुम ये आंसर राइटिंग ना कैसे करते हैं, हमें बच्चों को समझ नहीं आता, चैप्टर समझते कैसे कि याद करने लगे। याद नहीं करना, खुद सोच के देखो। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बिना पढ़ी खुद सोच के देखो, किस किस को इफेक्ट किया होगा इकोनॉमिकली ब्रिटिशर्स ने? सबको किया होगा। सबसे पहले कौन है? पीजेंट्स। पीजेंट मतलब जो बहुत गरीब जो लोग फार्म्स पे काम वगैरह करते थे, ठीक है। जो फार्मर्स, एक तो होते फार्मर्स, उनके भी अंडर काम करने वाले पीजेंट्स वगैरह, वो उन लोगों को क्या नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब देखो, जो मैंने कहा था इंडिगो वगैरह का बनाना पड़ता था, तो इनह्यूमन कंडीशंस में पहले तो काम करो, बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़ते थे, तो बहुत इनका नुकसान बेसिकली होता था, ठीक है। 2-3 लाइनें ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिखना है तुम्हें? आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन का क्या नुकसान होता था, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया। तो देखो, आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन का तो सीधा सीधा नौकरी छीन ली। कैसे? क्योंकि जो यहाँ से पहले इंडिया था एक्सपोर्टर, ठीक है, एक्सपोर्टर किस चीज़ का? फिनिश्ड गुड्स का। अब इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का। पहले था चीज़ें बना के बेचता था, पैसे कमाता था। अब क्या था? रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ पे चीज़ें बनती थी, इंडिया में आकर फिर बेचते थे। तो इंडिया में जो बनाते थे उनका तो काम खत्म हो गया ना बेसिकली। इंडस्ट्रीज़ के साथ वो जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, वो हैंडमेड चीज़ें तो नहीं लड़ सकती ऑब्वियसली। वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होगी, एंड ज़्यादा तैयारी भी होगी, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बनेंगी, वो सब चीज़ें। तो इसकी वजह से ये भी हो गया। और दूसरा, क्राफ्टमैन वगैरह को यार जो मतलब प्रिंसेस वगैरह होते थे, जो राजा वगैरह होते थे, वो काफ़ी ग्रांट्स वगैरह भी देते थे कि तुम ये बनाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे वगैरह। वो सब काफ़ी कम हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली वो प्रिंसली स्टेट्स ही कम हो गई थी, ठीक है। तो ये सब, और जो थी वो उनके अंडर आ गई थी ब्रिटिशर्स के। और वर्किंग क्लास। अभी वर्किंग क्लास भैया क्या है? वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा मास स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट तुम लिख सकते हो इसमें। और काफ़ी दिक्कतें हुई कि यार जो वर्किंग क्लास थी ना, ये वैसे तो काफ़ी थोड़ी थी। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कि राजा के दरबार वगैरह पे जो काम करते थे वो लोग उतर गए, ठीक है, उनकी तो कोई नौकरी नहीं बची। दूसरी क्या हुई कि जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो रही थी, तो इंडस्ट्रीज में जिनको काम कराया जा रहा था बहुत ज़्यादा दिक्कतों से कराया जा रहा था, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन में कराया जा रहा था, ठीक है। ये तो वैसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी, छोटी सी पॉपुलेशन जो सिटीज़ में रहती थी वहाँ पर होता था, लेकिन फिर भी वो भी मतलब लोगों को समझाने के कि ब्रिटिशर्स के हमारे इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, उनके काफ़ी हेल्प है। एजुकेटेड इंडियंस, जो इंडियंस पढ़ रहे थे, ठीक है, जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ा, उनको लगा कि हाँ, ये जो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये वो चीज़ें हैं, वो ब्रिटिशर्स इंडिया में भी लेके आएंगे और इंडिया वालों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हुआ उल्टा, ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट करने लगे। तो उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ कोई नहीं है, ये पढ़ा कुछ और रहे हैं, अपने आप कहते कुछ और है, लेकिन मानते वो है नहीं। तो एक ये चीज़ थी। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सबके साथ करी गई। तो एजुकेटेड इंडियंस को भी लगा कि यार ये तो काफ़ी गलत हो रहा है। पहले इन्होंने सपोर्ट किया, हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, लेकिन फिर दिक्कतें हुई। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़। अब रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ भैया क्या है?
कि कुछ ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी दिक्कतें लेके गई। मतलब जो कॉलोनियल पॉलिसीज़, कॉलोनी मतलब कॉलोनी बनाई है तो उसके ऊपर राज करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी। सबसे पहले तो ग्रैंड दरबार। अब ये जो पहली तीन है, ठीक है, ग्रैंड दरबार, वर्नाक्युलर प्रेस और आर्म्स एक्ट, ये लॉर्ड लाइटन के टाइम पे थी, मतलब उसने पास कराई बेसिकली, ही वॉज द वाइसरॉय, ठीक है। तो लॉर्ड लाइटन, डबल टी। तो लॉर्ड लाइटन ने ये तीन पास कराई, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा 5 साल ही रूल किया लेकिन 5 साल में काफ़ी बड़े कांड कर दिए, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रैंड दरबार 1877 में दिल्ली में रखा गया, जब बंगाल में फेमाइन्स आ रही थी, ठीक है। वहाँ पे सूखा पड़ा था, वहाँ पे खाने को लोगों के पास नहीं था, ठीक है। उनसे एक तो टैक्स भी माफ़ नहीं किया, टैक्स भी उनसे ले जा रहे थे, और साथ ही साथ वहाँ पे ना ग्रैंड दरबार दिल्ली में रख दिया, बहुत बड़ा इवेंट रख दिया क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम करने के लिए कि ये आपकी आज से एम्प्रेस ऑफ इंडिया है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी ऐसे सेलिब्रेशन हुई ऐसे एम्पायर डिक्लेयर करने के लिए। तो तुम समझ रहे हो कितनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत आई होगी यहाँ पे। ग्रैंड दरबार, तुम समझ सकते हो, वहाँ पे फेमाइन्स आ रहे हैं, हमसे ही टैक्स कलेक्ट के हमें ही खाना नहीं दे रहे, ठीक है, जब कभी ज़रूरत पड़ी, और वहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं दिल्ली में। तो ये चीज़ थी 1877 में। उसके बाद दूसरा कांड वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हुआ। इसमें क्या कहा गया कि जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, ये लोग 1978 में है, ठीक है, अगले साल, ये लोग ना कुछ भी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है छाप नहीं सकते, जिसमें ब्रिटिशर्स के कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो, ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, उनकी कोई मतलब लोगों में उनके खिलाफ कोई शक आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कोई चीज़ छाप ही नहीं सकते, ठीक है। तो मुंह बंद करा दिया बेसिकली। तो एक ये चीज़ थी। उसके बाद आर्म्स एक्ट आया एक, भैया जी, आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ये दोनों एक ही साल में आए, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट में क्या बोला कि यार बिना लाइसेंस के कोई भी बंदा, ये तीनों किसने किया, लॉर्ड लाइटन ने, कोई बिना लाइसेंस के कोई भी बंदा गन्स कैरी नहीं कर सकता। ये उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब कॉमन था, ठीक है, बिना लाइसेंस के करना। अब नहीं है ऑब्वियसली, बट उस टाइम पे था। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं, ये इसने पूरा किया आर्म्स एक्ट ने कि इसके बाद नहीं कर सकता। दैट्स अ गुड थिंग, राइट, कि मतलब अब नहीं कर सकता, तो अच्छी चीज़ है ये तो, कि बिना हथियार, बिना लाइसेंस के। लेकिन ये सिर्फ इंडियंस पे अप्लाई होता था, मतलब कोई चीज़ अच्छी करनी है तो वो पूरी नहीं अच्छी करनी, सिर्फ इंडियंस पे अप्लाई होता था। ब्रिटिशर्स रख सकते थे बिना लाइसेंस के, उनको कोई छूट, उनको कोई दिक्कत नहीं, हमको ही है ये बस। सो ICS एग्ज़ाम, अब ICS एग्ज़ाम यार वही होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे UPSC मान लो तुम आज का, ठीक है। तो वो UPSC का जो एग्ज़ाम था उस टाइम पे, जो ICS एग्ज़ाम था, उसकी डेट ना पहले था कि इंडियंस 21 की एज तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो 21 से वो 19 एज कर दी, ठीक है, इतना कम कर दिया। बेसिकली 21 ईयर्स थी, अब वो 19 कर दी सीधा। कैन यू इमेजिन कि भाई 21 साल पहले एज थी, वो वैसे ही बहुत कम है, अब 30-31 है कुछ, तो वो 19 की एज तक कर दिया, ठीक है, कि तुम 19 की एज मैक्सिमम है, इसके बाद तुम पेपर ही नहीं दे सकते। बेसिकली वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में कम ही इंडियंस आए, ठीक है, कम ही सरकार वगैरह में इंडियंस हों, तो इसलिए उन्होंने और ये कम कर दिया। अब तुम खुद सोच के देखो, पहले तो हमें पढ़ाया अलग तरीके से जा रहा है, दूसरी बात हमें फंड्स इकट्ठे करके बाहर पेपर देने जाना। अभी इंडिया में आया ही नहीं है पेपर, ये अभी आएगा, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद इल्बर्ट बिल आया, ये भी काफ़ी बड़ा कांड था। इल्बर्ट बिल आया, विदड्रॉ हो गया, मतलब आया ही नहीं, ठीक है। एक्ट होता है जो कि पास हो जाए, बिल होता है जो अभी मतलब लोकसभा राज्यसभा में आज की डेट में अगर मैं बोलूँ जो बातचीत हो रही है अभी, ठीक है। तो उस टाइम के जो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट होती थी इंडिया की, मतलब ब्रिटिश इंडिया की, तो वहाँ पे इल्बर्ट बिल आया, लेकिन वो इल्बर्ट के ने मतलब पास करवाया, कोशिश करी पास करने की, पर हुआ नहीं। 1883 ये क्या बोलता था बिल कि यार जो भी कोई लेट्स से कोई मतलब इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था ये, कि अगर कोई ब्रिटिश का, जैसे कि उस टाइम पे क्या होता था, कोई देखो कोई ब्रिटिश का बंदा है ना, जिसने कोई काम किया, गलत काम किया, तो उसको सज़ा एक ब्रिटिशर जज ही सुना सकता है। और इंडियन अगर कोई बंदा है जिसने गलत काम किया है, तो उसे ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों मिलकर सुनाते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ गलत है ना। तो उससे क्या हुआ था कि अगर देखो सेम क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के जजेस लेस क्वालिफाइड है, सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद हम उनको क्यों नहीं सजा सुना सकते। तो इसमें लिखा था कि जो यूरोपियन कोई ट्रायल देने आया था बंदा, ठीक है, किसी कोई कल्प्रेट बोलते, विक्टिम बोलते, कल्प्रेट है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता था कि वो जो कल्प्रिट है, चाहे वो यूरोपियन है, अगर कोई इंडियन भी सेम क्वालिफिकेशन का एज अ डिफरेंट जज, तो वो भी सज़ा उससे सुना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, लेकिन ये लोग उन्होंने रिसेंट कर दिया। इससे पता लगा कि वो कितना रेशली अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, कि उनके मुजरिमों को भी वो ये नहीं चाहते कि इंडियन जजेस, ठीक है, सज़ा सुनाए बेसिकली, ठीक है, वो भी उनके लॉ के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थी जो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये पहली 3 लॉर्ड लाइटन के टाइम पे आई थी, ठीक है, और ये लॉर्ड राइपन के टाइम पे, और लेकिन लॉर्ड राइपन ने इसका सपोर्ट किया था, लेकिन बाकियों ने इसको अगेंस्ट कर दिया था। बेसिकली ये सब चीज़ें थी। उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, ठीक है। हमने पढ़ लिया पैसा, हमने पढ़ लिया रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ के कैसे कब्जा कर रहे थे हमारे ऊपर, क्या क्या ऐसे हमारा मुंह बंद करा रहे थे। तीसरा हमने पढ़ लिया कि एक ऐसा हुआ कि रिलीजन में जो सोशल
कंडीशंस में इंडिया के चेंज आए, उससे क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजा राममोहन रॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ, और दूसरा ज्योतिबा फुले जी के। ठीक है, अब ये लास्ट ईयर सिर्फ दो कॉन्ट्रीब्यूशन थे, लेकिन इस साल उन्होंने ऐसा अभी क्लैरिफाई नहीं किया, तो इसलिए मैं अभी तुम्हें काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि तुम्हें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, बट एक बार समझ लो। ठीक है, सबसे पहले तो राजा राममोहन रॉय जी को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा बोला जाता है। किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, उसके बाद ये बंगाल के रहने वाले थे, एंड यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स में ये मानते थे। ठीक है, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स एक हैं, ऐसा अलग नहीं मानते। और ये मोनोथिज्म में मानते थे, मतलब कि एक ही भगवान है। एक होता है एथिज्म कि मतलब कोई भगवान ही नहीं है, एक होता है मोनोथिज्म मतलब एक ही भगवान है, ये बस अलग अलग नाम बनाए रखे हैं, भगवान एक ही है बेसिकली। ठीक है, तो उसमें मानते थे। उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिसिस लिखी किताब पर्शियन में। ठीक है, बेसिकली ये मतलब MCQ में अगर आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए। आत्मीय सभा बनाई 1814 में। तो आत्मीय सभा क्या बोल रही थी यार? बेसिकली इसका आत्मीय सभा का कहना यही था कि एक भगवान है, आइडल वर्शिप वगैरह मत करो, एंड मोनोथिज्म में विश्वास रखो, बाकी रिलीजन जैसे रिलीजन के नाम पे लड़ाई क्यों कर रहे हो, सब भगवान ही एक है, बेसिकली ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मो समाज उन्होंने बनाया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ एज़ कम्पेयर टू बाकी। ब्रह्मो सभा था पहले नाम, बाद में वो ब्रह्मो समाज बन गया। कब बना ये? 1828 में। ठीक है, 1828 में ब्रह्मो सभा बनी। उसके बाद क्या उन्होंने मेड सती इलीगल, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये तो लिख के आओगे तुम। सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। ठीक है, इन 1829 है ना, एक बार चेक कर लेना अपनी बुक में। तो विलियम बेंटिक के मदद से उन्होंने क्या किया? सती को इलीगल डिक्लेयर करवा दिया 1829, यस 29। उसके बाद हैवी जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनके अगेंस्ट काफ़ी इन्होंने बोला, काफ़ी ऐसा बोला कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह। मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, अब ये क्यों? एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ क्या होता है? एक्सपोर्ट, इंडिया से सामान बाहर जाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम कोई बाहर चीज़ भेजेंगे, अगर हम कोई चीज़ बाहर भेजेंगे, ठीक है, तो हमें टैक्स लगेगा बेसिकली, ऐसा नहीं उधर टैक्स जाएगा। उसके बाद क्या है कि उन्होंने 2-3 यार ऐसे जो जर्नलिज्म की चीज़ें शुरू करी थी, बेसिकली न्यूज़पेपर वगैरह। एक तो सामवद काबुली और मिराट उल अकबर। अब ये वैसे मैंने वही कहा कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार तुम्हारे दिमाग में एक बार रीड किया हो ना तो दिमाग में आ जाता है। अच्छा ये मैंने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो बस मैंने वैसे बताया, ऐसा आंसर राइटिंग में इतना ज़रूरी नहीं है। लास्ट, रोल ऑफ द प्रेस। अब प्रेस की वजह से देखो, ये तो सब था कि मासेस में नहीं गया, अभी मासेस में कब गया? प्रेस की वजह से गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या कैसे कैसे उस टाइम पे प्रेस शुरू हुए? सबसे पहले तो था ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाली, एंड और भी काफ़ी आए। ठीक है, लाइक हिंदू, द पियोनियर, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो ये काफ़ी आए। और इनके यार क्या मतलब थे? इन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो यार आम लोगों तक आवाज़ उठाई, पता लगाया कि ब्रिटिशर्स के जो गलत पॉलिसीज़ है उनके खिलाफ। ठीक है, आवाज़ उठाई वगैरह सब चीज़ें बात करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये एक चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इंडियन यूनाइट होने चाहिए, ये सब चीज़ें प्रोपेगेट करी, नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाई, वो सब चीज़ें करी। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया ये तो हो गया था। देखो ये सब हो रहा था, रोल ऑफ प्रेस इतना बढ़ गया था। ठीक है, वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाना पड़ा। समझ रहे हो? इट्स नॉट द अदर वे अराउंड कि ये आया उसके बाद शुरू हुआ, ये हो रहा था इसलिए उनको वर्नैक्युलर प्रेस लेके गए। ठीक है, तो हम अपने देश में मतलब नेशनलिज्म फैला रहे थे, वो डर गए थे कि यार ये लोग इकट्ठे हो गए तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें, कुछ ना कांग्रेस से पहले कुछ और ऑर्गेनाइजेशन थी, बेसिकली 2 है तुम्हारे सिलेबस में, वैसे 3 होती है बट हम यही पढ़ रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मतलब इंडिया में नहीं थी, ये 1866 में बनाई गई थी दादा भाई नारोजी के द्वारा। ठीक है, फॉर्म किसने करी थी? दादा भाई नारोजी ने। ठीक है, और इंडिया में नहीं, ये लंदन में करी थी। ठीक है, अब ऑल्दो तुम कहोगे कि यार ये तो भैया वेस्ट में पड़ता है तुम्हारा जो लंदन है। ठीक है, लेकिन अगर तुम ग्लोब के हिसाब से देखो तो ईस्ट से भी आ ही जाएगा ऑब्वियसली, राइट। तो पता नहीं अब क्या नाम रखा हो, बट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नारोजी लंदन में बनाई गई थी। इसका मेन मकसद क्या था? कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम्स टू ब्रिटिशर्स। देखो दादा भाई नारोजी उस टाइम पे मानते थे कि यार जो ब्रिटिशर्स है वो हमारा भला भी चाहते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी नहीं है उनकी, और अगर हम उन्हें अपनी समस्या अच्छे से बताएंगे तो वो हमारे मतलब ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, ऐसा मान के वो चलते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि ब्रिटिशर्स के सामने हमारा पक्ष रखें, बेसिकली हमारा आवाज़ रखें, नॉट ओनली लाइक जो ऑफिशियल्स वगैरह बट नॉर्मल ब्रिटिशर्स के बारे में भी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये इंडिया में बनी, इंडियन एसोसिएशन इंडिया में बनी 1876 में। ठीक है, 10 साल बाद। तो ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाई थी। इसके यार 2-3 काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स थे, बस तुम इतना समझ लो, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बनाना और मास इन्वॉल्वमेंट करना, पब्लिक ओपिनियन को फैलाना। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन बनाना वगैरह सब करना। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी? भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वगैरह, WC बनर्जी, ये सब बड़े बड़े जो नाम थे ये सब इकट्ठे आए। ठीक है,
तो जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो भी बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई थी, वो जो अलग चीज़ है। इसका नाम एक और फन फैक्ट कि इंडियन नेशनल पहले यूनियन था, उसके बाद कांग्रेस हो गया, बट चलो ठीक है, वो दादा भाई नौरोजी ने करवा दिया था। A.O. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिशर थे, रिटायर्ड ब्रिटिशर ऑफिसर, जो कि चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की सुधरे, ठीक है। तो A.O. ह्यूम ने सपोर्ट किया इस चीज़ को, उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया, बेसिकली तुम कह सकते हो, ठीक है। 1885 में ऑफिशियल स्टार्ट हुआ। उससे पहले काफ़ी बात हो रही थी, ठीक है। डेलीगेट्स को मैसेज किया था, कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे थे, PhD वगैरह कर रहे थे या जो भी चीज़ें कर रहे थे, उनको लेटर्स लिखी थी कि आप आ जाओ अगर देश का सपोर्ट करना चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेशन बेटर बनाना चाहते हो। ह्यूम ने लिखी ऐसे लेटर्स वगैरह, और काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये सबसे पहले कहाँ पे मिली? पुणे में मिलना था, वहाँ पे प्लेग आ गया तो नहीं मिली, मुंबई में मिली। बच्चे इनमें कन्फ्यूज़ करते हैं, मुंबई में मिली, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखना, मुंबई में मिली थी। कब? 1885 में सबसे पहली बार मिली। और इनके प्रिसाइड किसने करी थी? कांग्रेस का हर सेशन कोई प्रिसाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिसाइड किसने किया था? वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। बट पूरा नाम आना चाहिए, अगर कभी आ गया, अभी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो WC बनर्जी। अब इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो, लाइक समझो कहानी चल रही है तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर ऐसे लिंक करते रहोगे कहानी के हिसाब से तो मजा आएगा, ठीक है। तो वोमेश चंद्र बनर्जी प्रिसाइड किया था। उसके बाद क्या है कि लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ये बना था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे जब ये कांग्रेस बनी थी तो वो हुआ था, उन्होंने सपोर्ट भी किया था कि यार जो ये मास थोड़ी कभी यहाँ पे लोग गुस्सा हो जाते, कभी यहाँ गुस्सा हो जाते, वो सब बंद हो जाएगा अगर ये लोग इकट्ठे आ गए तो। एंड ये चीज़ बोल लेंगे, हम इनसे बातचीत कर लिया करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि बातचीत वगैरह करके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या हुआ, इसके बाद हर साल हुआ, ठीक है। ये बेसिकली दिसंबर 28 में हुआ था, ठीक है। दिसंबर 28 to 31, चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगले साल फिर अब इस साल के बाद हर साल कांग्रेस मिलेगी दिसंबर में, ठीक है। मोस्टली दिसंबर में, बाकी अप्रैल वगैरह भी आ जाता है कभी कभी। तो दिसंबर में इनके सेशन हो गए। सेकंड सेशन हुआ कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी ने उसे प्रिसाइड किया था। इतना ही जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो दिस वाज इट। आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें समझ आई हों। उसके बाद जो तुम्हारी जो कांग्रेस थी उसके कुछ एम्स क्या थे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कभी कभी आ भी जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये बनी इसलिए थी कि जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज हैं इन सबको इकट्ठे लाया जाए। इकट्ठे लाया जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनेगी, ठीक है। 10 छोटी पार्टीज कुछ नहीं कर सकती, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन के हम ब्रिटिशर से बात वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी आज़ादी वगैरह चाहिए थी, अभी कुछ चाहिए था, नहीं, वो बात नहीं हुई इतनी, ठीक है। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स। दूसरा क्या था कि टू डेवलप नेशनल यूनिटी। पहले तो नेशनल यूनिटी बनाना, ठीक है, लोगों के बीच में। उसके बाद कास्ट को नहीं देखना, ठीक है, नेशनल यूनिटी बनाना इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड प्रोविंस। क्योंकि उस टाइम पे प्रोविंस काफ़ी बड़ी चीज़ थी ना, जैसे मैंने तुम्हें कहा था किंगडम के प्रति लॉयल्टी थी उस टाइम पे, तो जहाँ पे रहते थे वो दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, उसके बाद बाकी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। तो प्रोविंस भी नहीं देखना। उसके बाद क्या है, टू ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन कंट्री। कोई कुछ कह रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, ऐसे तो फिर किसी का भी नहीं सुनेगा ना। तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव देना कि अच्छा हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, इस चीज़ के लिए कुछ करेंगे। तो ऑर्गेनाइज करना पब्लिक ओपिनियन को, ठीक है, बेसिकली एक अलाइन करना। उसके बाद टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट। कि जो पॉपुलर डिमांड है, जो सब जिससे सहमत हो रहे हैं, ठीक है, यूनानिमस चीज़ें हैं, उन सबको पॉपुलर डिमांड्स को, ठीक है, फॉर्मुलेट करना। ऐसा तो देखो आम भाषा में कोई चीज़ बोल के वो चीज़ करी नहीं जा सकती, ठीक है। उसको थोड़ा मैथमेटिकल करना पड़ेगा, उसको थोड़ा लीगली टर्म्स में करना पड़ेगा वो सब चीज़ें, राइट। तो वो सब होता है। उसके बाद प्रेजेंट देम बिफोर द गवर्नमेंट। सरकार के अगर लेके जाना है, तब तो सरकार ब्रिटिशर्स की थी ना, तो वहाँ पे लेके जाना है तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी चाहिए, राइट। ऐसा तो नहीं आम भाषा में जाके वहाँ पे बात कर सकते हो, कितना फिर यार ये चीज़ कर दो जरा, मतलब हिंदी में बोलोगे ऑब्वियसली। सो यार दिस वॉज इट। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आया हो, ठीक है। कुछ जो चीज़ नहीं समझ आई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट, मैं उसका आंसर करूंगा या फिर न्यू वीडियो बना दूंगा, जो भी है। बाय द वे हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट देयर।